जय हिंद दोस्तों। हम लोग खान सर के केजीएस का जो स्मरण 2.0 है 71 बीपीएससी का टेस्ट पेपर 1 सोल्व कर रहे थे और इसमें लगभग हमने 100 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। तो आइए उसके आगे अब हम लोग चलते हैं और उसके आगे हम लोग सोल्व करते हैं। तो आप लोग को कैसा लगा, आप हमें कमेंट बता रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपका कमेंट देख करके, और जो कुछ भी कमियां हैं उसे मैं दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 99 तक किए थे, 100 नंबर सवाल आज हम लोग को देखना है। चलिए, 100 नंबर सवाल कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। देखिए, जिप्सम का रासायनिक सूत्र अभी हमने कुछ देर पहले ही लास्ट वीडियो में पढ़ा था। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। इसी में से अगर हम आधा मॉलिक्यूल, आधा बोले तो 3/2 H2O उड़ा दे, यानी 1.5 मॉलिक्यूल अगर पानी उड़ा दें और आधा पानी रहने दे, आधा मॉलिक्यूल हेमीहाइड्रेट यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसे बोलते हैं सेम कैल्शियम सल्फेट इंटू हेमीहाइड्रेट, इसे बोलते हैं हम लोग POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ध्यान रखिएगा, ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे बोलते हैं हम लोग कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। यह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और यह है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी को हम लोग बोलते हैं वॉशिंग सोडा। क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा। तो ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? कास्टिंग सोडा। क्या बोलते हैं इसे? कास्टिंग सोडा। चलिए अगला सवाल, मानव के लिए निम्नलिखित में मानव के लिए आवश्यक अमीनो एसिड की कुल संख्या कितनी होती है। यानी मानव में जो अमीनो एसिड है वो कितनी होती है? टोटल 9 अमीनो एसिड होती है। ठीक है, यानी कि ये अमीनो अम्ल हैं जिन्हें मानव स्वयं शरीर से संश्लेषित नहीं करता है, इन्हें भोजन के माध्यम से प्राप्त करता है। यानी जो हम भोजन करते हैं उसके माध्यम से ये हमारे शरीर में जाता है। तो आवश्यक अमीनो एसिड की कुल संख्या कितनी है? 9 है। कितनी है? 9 है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। उस घोल की पीएच मान क्या है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है। देखिए, जो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करे, जो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। क्या कहेंगे? बेस। इंग्लिश में बोलते हैं बेस, हिंदी में बोलते हैं क्षार। ठीक है, लाल को नीला करे उसे क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। और नीला को लाल करे उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एसिड। उसे क्या कहते हैं हम लोग? एसिड, यानी कि अम्ल। क्या बोलेंगे? अम्ल। और क्षार का पीएच वैल्यू कितना होता है? इसका पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होता है और इसका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है, लेस देन 7। ठीक है, इसकी पीएच वैल्यू क्या होती है? लेस देन 7, 7 से छोटा होता है। तो हमें पूछा है लाल को नीला कर दे, यानी क्षार के बारे में पूछा है। क्षार क्या होगा? 7 से ज्यादा होगा। 7 से ज्यादा देखिए एक ही ऑप्शन है ना, 8.5, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। उसके लिए मिटाना पड़ेगा, इसे मिटाते हैं हम लोग। आप लोग बहुत समझदार हैं कि चीजों को पकड़ते चल रहे हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब बताना इनमें से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। हाँ, एस्कॉर्बिक अम्ल। नींबू में एस्कॉर्बिक अम्ल नहीं पाया जाता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। साइट्रिक एसिड होता है, साइट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, तो पहला ही गलत है। माल्टोज, माल्ट। ठीक है, लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल लाल चीनी में पाया जाता है। ये बाकी सारे सही है, यानी ऑप्शन ए ही क्या है हमारा? गलत है, तो यानी गलत चुनना था हमें। अगला है, दांतों पर बनने वाली पट्टिकाएं किन पदार्थों से बनी होती है? ठीक है, जो दांत के ऊपर जो पट्टिका होती है ना, वो किससे बनी होती है? ये होती है
भोजन के कारण कण नहीं, ये नहीं होता है। भोजन के कण जो होता है लार, मुंह के अम्ल और बैक्टीरिया, ठीक है। यानी दांतों पर बनने वाली जो पट्टिकाएं होती है किन पदार्थों से बनती है? जो भोजन के कण है, लार है, मुंह के अम्ल है, ठीक है, इससे बनती है चीजें। इसे हम लोग इसे डेंटल प्लाक भी कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, दो कथन दिए इन्होंने, हम लोग दोनों कथन को समझते हैं और उसके बिहार पर हमारा आंसर होगा। कथन है, हाइपोटोनिक विलयन में पादप कोशिकाएं फटती नहीं है। बात बिल्कुल सही है ना। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति संरचनात्मक सहायता प्रदान करती है, बिल्कुल सही है। आपको सुबह में ही बताए थे, पादप कोशिका का मतलब क्या हुआ? प्लांट सेल। क्या होता है? प्लांट सेल, ठीक है। में सेल कोशिका भित्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल, ठीक है। तो ये जो है एक संरचनात्मक सहायता प्रदान करता है जिसके कारण कोशिकाएं, पादप कोशिकाएं फटती नहीं है। सही बात है और सही स्पष्टीकरण भी है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मिता की खोज किया था? तो रेडियोधर्मिता खोज किसने किया था? हेनरी बैक्वेरेल। किसने किया था? हेनरी बैक्वेरेल, ठीक है। रदरफोर्ड के बारे में पूछा जाएगा तो रदरफोर्ड ने किसकी खोज किया था? रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया था, न्यूक्लियस का। किसका किया था? न्यूक्लियस का खोज किया था, ठीक है। नील्स बोर ने किसके बारे में बताया था? बोर बताए थे जो न्यूक्लियस के चारों ओर जो सेल होता है इसके बारे में बताया था, कितने कौन कौन सेल होते हैं, है ना, ठीक है। मैडम क्यूरी और पियर क्यूरी किसकी खोज किया था? रेडियम का खोज किया था इन्होंने, ठीक है। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक प्रणालियों में एंजाइमों का कार्य है? एंजाइम का कार्य क्या है जी? एंजाइम का कार्य क्या होता है? ठीक है, ये एक तरह का उत्प्रेरक होते हैं। क्या होते हैं? उत्प्रेरक होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया को तेज कर देता है। ये क्या होते हैं? एक उत्प्रेरक होते हैं। ऑप्शन देखते हैं सीधा, ये गलत है। ये एक उत्प्रेरक है, देखो ऑप्शन दिया है, कार्य करते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया को क्या करते हैं? तीव्र कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। यही एक इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल है, थोड़ा सा मिटाते हैं क्योंकि पूरा नहीं दिख रहा अगला सवाल, तो हमें दिखेगा पूरा अच्छे से। क्वेश्चन कहता है, यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 5 वर्ष है, यानी कि 5 वर्ष में क्या हो जाता है? आधा हो जाता है, तो 20 वर्ष के बाद उसका कितना शेष भाग बचेगा? कि देखिए, अब मान ली कोई एक है तो 5 साल में कितना हो जाएगा? आधा, 1/2। फिर 5 साल में इसका आधा हो जाएगा, 1/4, है ना। तो 10 साल हुआ। फिर इसको हम यहाँ लिख रहे हैं, ऐसे कर दे रहे हैं, ये ऐसे गया, फिर ऐसे जाएगा। फिर 5 साल में इसका आधा यानी 1/8। फिर 5 साल में, ठीक है, इसका आधा यानी 1/16। तो 20 साल में कितना हो जाएगा? 1/16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, यानी 5-5 साल में आधा होते जा रहा है, उसका आधा, उसका आधा, उसका आधा, ठीक है। अगला सवाल, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो और सुमेलित करना है, ठीक है, जैविक अणु और उसके महत्व को। नीचे आपके ऑप्शन दिए, ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो ऊपर वाले को मिटा रहा है ताकि एक बार हमें सही से हमें दिख सके। हाँ, अब सही से दिख रहा है, ठीक है। कह रहा है कि प्रोटीन 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 जो है ये एंजाइम और एंटीबॉडी होते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? ए का सेकेंड, ए का सेकेंड, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का सबसे ज्यादा स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट। मतलब इंस्टेंट अगर कहा जाता है जैसे, तो कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है। वैसे तो सबसे ज्यादा ऊर्जा का स्रोत फैट को माना जाता है, ठीक है, लेकिन जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जो है एक ऊर्जा का अच्छा स्रोत है। वसा, वसा क्या होता है जी, बताइए। वसा जो है ये संरचनात्मक घटक है। और न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? आनुवांशिक सूचना है। पहला का दूसरा, दूसरा का पहला, और तीसरा चौथा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी होती है? देखिए क्या पूछा इसने, तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी होती है। आप सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य की बात कर दिया इन्होंने, तो आप सबसे लंबी चाहिए, एक बार हम आपको एक इसका एक वो बता दे रहे हैं, सीरीज बता दे रहे हैं। सबसे जो ज्यादा होगा किसका होगा? रेडियो तरंग का। किसका होगा? रेडियो का। रेडियो के बाद कौन आएगा? अवरक्त, इंफ्रारेड। क्या आएगा? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड के बाद क्या आएगा? क्या आएगा जी? ये आएगा विजिबल। क्या आएगा? विजिबल, जो दृश्य होता है ना। और इसके बाद क्या आएगा? एक्सरे। तो सबसे अधिक लंबी किसकी होती है? ठीक है, सबसे अधिक लंबी किसकी होती है? रेडियो तरंग की। किसकी होती है? रेडियो तरंग की। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव बल बनाने वाला प्राथमिक प्रोटीन है? कौन सा मानव बाल बनाने वाला, सॉरी बल हम पढ़े थे, बाल बनाने वाला प्राथमिक प्रोटीन है? ठीक है, तो देखिए बाल बनाने में जो होते हैं ये केराटिन का प्राथमिक स्रोत कहा जाता है। किसको बोलते हैं? केराटिन को बोलते हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि बाल में पाए जाने वाला प्रोटीन क्या है? केराटिन होता है, जो एक मजबूत रेशेदार प्रोटीन होता है। तो बालों और नाखून तथा त्वचा के जो बाहरी परत है इनके इकाई को बनाता है, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित विकिरण पर विचार करें। चलिए विचार करते हैं हम लोग, है ना। अब पहला दिया इन्होंने उच्च विद्युत ऋणात्मकता। पहले पूछा क्या है तो बताओ। उपयुक्त गुण निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट विशेषता है? अच्छा अच्छा अच्छा, उच्च विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है। उच्च आयनीकरण ऊर्जा, ठीक है। निम्न स्तर के तापीय चाल, ठीक है। भंगुर ठोस अम्लीय, ठीक है। निम्न स्तरीय धातु चालक, अच्छा निम्न स्तरीय विद्युत का सुचालक। तो विद्युत का सुचालक देखो निम्न स्तरीय तो धातु तो हो नहीं सकता है, उपधातु भी नहीं होगा। मिश्र धातु बोला इन्होंने, तो मिश्र धातु भी नहीं होगा क्योंकि उसको विद्युत ऋणात्मकता उच्च नहीं होती है। क्या होगा? अधातु। क्या होगा? अधातु, ठीक है। अधातु इसका सही आंसर है, आंसर डी। अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करिए? सुमेलित करिए। आविष्कार और आविष्कारक, ठीक है। चलिए मिलाते जरा हम लोग। टाइपराइटर, टाइपराइटर का किसने किया था आविष्कार? क्रिस्टोफर लाइथम सोल्स। गामा रे, ठीक है, गामा रे की खोज किसने किया था? पॉल विलार्ड, पॉल विलार्ड। रेडियो, रेडियो की आपको सबको पता है, मार्कोनी। सेफ्टी लैम्प, हम्फ्री डेविस सेफ्टी लैम्प, है ना। दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अगला सवाल कहता है, अम्लीय वर्षा के रूप में वर्गीकृत करने के लिए वर्षा जल का पीएच मान कितना होना चाहिए? वर्षा जल का पीएच मान कितना होना? देखिए अम्लीय वर्षा कर रहा है ना, यानी एसिडिक रेन। एसिडिक रेन के लिए जल का पीएच वैल्यू कितना चाहिए? अगर जल का पीएच वैल्यू
5.6 से कम हो जाता है, क्या होता है, अगर कम हो जाता है तब वो कैसा होगा, तब वो एसिडिक होगा, कैसा होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, तो 5.6 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल है, छोटी आंत में पाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, समझिए। पित्त रस में एंजाइम होते हैं जो वसा को तोड़ते हैं, नहीं जी, देखो ये गलत दिया है इन्होंने, पहला क्या है, ये गलत है, कौन सा सही पूछा ना। पोषक तत्वों का अवशोषण मुख्य रूप से बड़ी आंत में होती नहीं, इस छोटी आंत में ही होती है। छोटी आंत में जो है, जो थर्ड पार्ट है, जिसको हम लोग कहते हैं इलियम, इलियम में क्या होता है, छोटी आंत में उपस्थित विली अवशोषण, ये विली क्या है, ये उंगली नुमा स्ट्रक्चर होता है, ऐसे 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 ऐसे, छोटी आंत के अंदर उंगली नुमा स्ट्रक्चर होता है, जो क्या करता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स है भोजन को उसको खींच लेता है, क्या करता है, खींच लेता है ना। लारयुक्त इमाइलेज छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए कार्य करता नहीं, ये सब गलत है, ये सब क्या है, गलत है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, जो छोटी आंत में विली है, विली है वो क्या करता है, ये जो न्यूट्रिशन है उसको क्या कर लेता है, खींच लेता है। यानी से आंत होती है ना छोटी आंत, ये यहाँ पर इसके दीवारों पर ऐसे ऐसे विली होती है, उंगली नुमा स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ऐसे, इधर भी होता है इधर भी होता है, ये क्या करता है, भोजन को खींच लेता है, भोजन नहीं उसके न्यूट्रिशन को। निम्नलिखित में से कौन सा वॉशिंग सोडा का अनुप्रयोग है, यानी वॉशिंग सोडा का आपको प्रयोग बताना है। इसका उपयोग बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है, इसका उपयोग बोरेक्स के निर्माण, बिल्कुल सही बात है। इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है, एकदम बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों। अगला सवाल है, एक व्यक्ति, एक स्वस्थ व्यक्ति में कलाई, एक स्वस्थ व्यक्ति में कलाई पर महसूस होने वाली नाड़ी हृदय गति से कैसे संबंधित है। अच्छा अच्छा, करा एक स्वस्थ व्यक्ति है, उनकी कलाई पर महसूस होने वाली नाड़ी हृदय गति से कैसे संबंधित है, वो डॉक्टर देखता है ना कि कैसा चल रहा है। अगर अगर हृदय गति नॉर्मल चल रहा है, हृदय गति क्या चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, ठीक है, तो समान दर से चल रहा था आदमी स्वस्थ है। तेज चलेगा तो भी दिक्कत है, कम चलेगा तो भी दिक्कत है, तेज चलेगा तो भी दिक्कत है, धीमी चलेगा तो भी दिक्कत है, समान चलेगा तो ठीक है ना। ये ब्लड प्रेशर, नाड़ी ब्लड प्रेशर द्वारा निर्धारित दर नहीं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। अपचय के इलाज के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है, ठीक है, तो किस प्रकार का दवा का उपयोग किया जाता है, एंटासिड, किसको कहते हैं, एंटासिड, ठीक है, एंटासिड, एंटासिड जो है एंटीबायोटिक, एक प्रकार का रोगाणु दवाई होती है जो बैक्टीरिया के विरुद्ध क्या करता है, उसको मार देता है। अगला सवाल, कौन सी विशेषता हृदय की मांसपेशियों को अन्य प्रकार की मांसपेशियों से अलग करता है, अलग करता है, ठीक है, तो कौन करता है, इनके जो संकुचित जो होती है, जिसके अनैच्छिक होती है, यानी ये लयबद्ध रूप से संकुचित होती है और अनैच्छिक होती है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब कोई धातु नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है, ये तो मुझे, ठीक है, हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है, क्या बनाती है, अच्छा नाइट्रिक एसिड से सॉरी, नाइट्रिक एसिड से जब रिएक्शन करेगा तब क्या निकलेगा, या तो NO निकलेगा या NO2 निकलेगा, क्या निकलेगा, या तो NO निकलेगा और या तो NO2 निकलेगा, ठीक है, हाँ, हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती, सही बात है।
नाइट्रिक एसिड एक मजबूत ऑक्सीकरण एजेंट है। ये भी सही बात है, बिल्कुल दोनों सही है। आइए अगला सवाल पे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। रोग और कारण, रोग और कारण, ठीक है। मरासमस, मरासमस क्या होता है? जो जो लंबे समय तक भूखा रहता है ना, तो क्या बोलते, कौन सी बीमारी होती है? मरासमस। क्वासिक्योर, जिसके अंदर प्रोटीन की कमी होती है, तो कौन सी बीमारी होती है? क्वासिक्योर। तपेदित, तपेदित जो होता है एक बैक्टीरियल वायरस संक्रमित ये रोग है, ठीक है। तपेदित को शायद जॉन्डिस कहते हैं इंग्लिश में। मैं जॉन्डिस और टीबी में कंफ्यूजन हूँ, ठीक है, मेरा इसको एक बार देख लीजिएगा। हेपेटाइटिस बी, मतलब मैं आंसर सही बता रहा हूँ, तपेदित को मैं इंग्लिश कन्वर्जन शायद जॉन्डिस कहते हैं जहां तक भी लग रहा है। हेपेटाइटिस बी ये कैसा एक एक वायरल संक्रमण होता है। तो पहला के चौथा, दूसरा के तीसरा, तीसरा के दूसरा, चौथा तीसरा दूसरा पहला, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में सल्फाइड अयस्कों को तीव्र ताप पर ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रतिक्रिया को कैल्सिनेशन कहा जाता है। नहीं जी, कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन जो है ना, वो ये रोस्टिंग हो गया। ये क्या हो गया? जब हाई टेम्परेचर होता है ना, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? रोस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोस्टिंग। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इसे बोलते हैं रोस्टिंग, रोस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। कार्बोनेट अयस्कों को सीमित वायु में, देखिए जब सीमित वायु होता है ना, तब क्या होता है? तब होता है कैल्सिनेशन। तब इसे क्या बोलते हैं हम लोग? कैल्सिनेशन, ठीक है। तो ये रोस्टिंग उल्टा लिख दिया, दोनों दोनों गलत है, दोनों क्या है? गलत है, ठीक है। ना तो 1 ना तो 2, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है, लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना और कार्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, कौन सा सही है? चलिए ढूंढते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन में आयरन मौजूद होता है, बिल्कुल सही बात है। इनके कारण रंग लाल होता है, एकदम हीमोग्लोबिन कारण रंग लाल होता है, बिल्कुल सही बात है। ये रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता में योगदान नहीं देते हैं, बिल्कुल सही बात है। इनका काम सिर्फ क्या है? रक्त में ऑक्सीजन लेकर जाना और आते समय CO2 लेके आना। और कुछ जब ये छोटी आंत में जब भोजन का पाचन कम्प्लीटली हो जाता है, तो विली के जरिए क्या होता है? ये न्यूट्रिशन को लेके जाते हैं। तो ये चारों सही है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल कहता है, खाद के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप क्यों लगाया जाता है? हाँ, कहते जिंक की बजाय जो है ना, वो टिन का लेप क्यों लगाया जाता है? देखिए टिन की तुलना में ना, कहता है जिंक की बजाय में टिन का लेप क्यों लगाया जाता है? तो टिन की तुलना में जिंक जो है अधिक अभिक्रियाशील है, ये रिएक्ट कर जाएगा और रिएक्ट करके जहर वहर बना सकता है, ठीक है। तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, अभिक्रियाशील है, रिएक्टिव है, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जिंक इज मोर रिएक्टिव है। ससुर पेन चल जा। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, एसएन। तो जिंक जो है एसएन से ज्यादा है, इसीलिए इसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। टिन की तुलना में जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सिनेबार अयस्क से निकलती है? सिनेबार किसका अयस्क है? मरकरी का, Hg। किसका है? पारा का, मरकरी का Hg। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था? प्रोटोप्लाज्म जो है पुरकिंजे ने कहा था। पुरकिंजे एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा था इसके बारे में। अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग, ठीक है।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है? एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है जी? बॉक्साइट। कौन सा है? बॉक्साइट। ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल है, हीरा तथा ग्रेफाइट के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा सही है? कौन सा सही है? देखिए, दोनों ही विद्युत के उत्कृष्ट चालक है। नहीं जी, दोनों नहीं है, सिर्फ ग्रेफाइट है। हीरा, हीरा जो विद्युत का चालक नहीं है। ठीक है, हमें सही ढूंढना है। हीरा उष्मा का अच्छा कुछ सुचालक है, ग्रेफाइट उष्मा का अच्छा कुचालक है। कुचालक है, ये उल्टा लिख दिया है ना, गलत है। हीरे का संरचना चतुष्फलकीय होता है, इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टेट्राहेड्रल। और ग्रेफाइट कैसा होता है? संरचना परतदार होता है। कैसा होता है? परतदार होता है। ठीक है, बात सही है। इसे हम हेक्सागोनल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसका? हेक्सागोनल। हेक्सागोनल। ठीक है, ये आंसर सी होगा। दोनों के भौतिक गुण समान होते हैं? नहीं, दोनों के भौतिक गुण समान नहीं होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? चलिए देखते हैं कौन सा सुमेलित है। डेंगू, डेंगू किससे होता है? एडीज मच्छर से होता है जी। तो ये गलत हो गया, तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। मलेरिया एनाफिलिस, तो दोनों गलत हो गया। फाइलेरिया, फाइलेरिया जो होता है वो क्यूलेसियस मच्छर काटने से होता है। सही बात है। चिकनगुनिया, चिकनगुनिया भी किससे होता है? एडीज मच्छर से होती है ना, ये गलत दे दिया है जी। ऑप्शन नंबर सी सही सुमेलित है। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्रृंखलन कार्बन की अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ बॉन्ड बनाकर बड़े अणु का निर्माण करने की क्षमता है। निर्माण करने की क्षमता है। ठीक है, देखो ये कैटेनेशन जो कह रहा है ना, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। कैटेनेशन जो होता है कार्बन की परमाणु के साथ बॉन्ड बनाकर बड़ा अणु का निर्माण करता है। दूसरा है, कोई अन्य तत्व श्रृंखल का गुण प्रदर्शन नहीं करता है। नहीं, जैसी बात नहीं है, और भी तत्व हैं, एलिमेंट हैं जो कैटेनेशन का शो करता है। दूसरा क्या गलत है? हमें क्या बताना कौन सा गलत है? केवल दूसरा क्या है? गलत है। अगला सवाल, अभिकथन ए और मानव ठीक है, और कारण। मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण नहीं करता है। संश्लेषण नहीं करता है, बात सही है। कुछ विटामिन जो है, ठीक है, क्योंकि जो कुछ विटामिन शरीर में स्वयं उत्पादन होते हैं। ठीक है, और ठीक है, और जैसे अब क्या होता है कि शरीर का पोषण संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिकांश विटामिन आहार के माध्यम से प्राप्त होते हैं। ठीक है, सही बात है। जैसे आपका हो गया विटामिन सी हो गया, ठीक है, कुछ विटामिन है जो कि ठीक है बाहर से लेते, दोनों सही है, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल कहता है, निम्नलिखित निम्नलिखित विवरणों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। यह कमरे के तापमान पर तरल पदार्थ है। हाँ, तरल पदार्थ है, तरल पदार्थ है। ठीक है, तो अब किसकी बात की जाएगी? चलिए देखते हैं। इसे आमतौर पर अल्कोहल कहा जाता है। चलिए अल्कोहल ग्रुप का होगा, है ना। यह सभी अनुपातों में जल में घुलनशील है। ये तुम्हें देख कर के इथेनॉल लग रहा है। क्या लग रहा है? इथेनॉल। C2, इथेनॉल का केमिकल नेम क्या था? C2H5OH। प्रोपेनॉल का क्या होता है? C3H सॉरी H7, है ना, H7OH। ब्यूटेनॉल का क्या होता है? C4H9OH। ठीक है,
तो ये सारे चीजें हैं। तो आपको इसका क्या आंसर होगा? इथेनॉल। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा युग अपनी विशेषताओं के साथ सुमेलित है? अपनी विशेषता के साथ कौन सुमेलित है, इसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, लाइकेन। लाइकेन के बारे में जरा बताइए तो। ठीक है, लाइकेन क्या है? एक कवक है? नहीं जी, एक शैवाल है ना? गलत है ये। काई। काई क्या होते हैं? बीज वाले संवहनीय पौधे होते हैं, बीज वाले नहीं होते हैं। शैवाल अधिकतर जलीय और स्वपोषी। ये सी हमें सही लग रहा है। ठीक है, फन। फन जो होता है, फन के बारे में अभी बीपीएससी ने 17वीं में बायोलॉजी से सवाल पूछा, ध्यान रखिएगा। गैर संवहनीय और बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं। नहीं जी, फन जो होता है संवहनीय होता है। कैसा होता है? संवहनीय होता है। गैर फूल फल वाले पौधे जो बीजाणु द्वारा प्रजनन करते हैं, ना कि बीजों के द्वारा, है ना? बीजाणु द्वारा क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। इसका आंसर क्या हो गया? सी। अगला है, कोलाइड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए कोलाइड के बारे में करते हैं। यह एक समांग मिश्रण है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, समांग को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। कोलाइड के कण आकार में इतने छोटे होते हैं कि उन्हें न तो नंगी आंखों से पृथक नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, देखो ये कोलाइड कण होता है, इतना होता है, छोटा होता है कि उसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा यहाँ पर एक गलत बता दिया हूँ, सॉरी। कोलाइड जो होता है समांग नहीं होता है, ये विषमांग होता है। कैसा होता है? विषमांग। हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनियस, क्योंकि मुझे सेकेंड वाले ऑप्शन से देख के लगा। कैसा होता है? हेट्रोजीनियस होता है। ठीक है, अगला है, इसके कणों का विषमांग, हिंदी में क्या बोलेंगे? विषमांग मिश्रण। इनके कणों का आकार इतना बड़ा होता है कि वे प्रकाश की प्रकीर्णन में स्कैटरिंग करते हैं, जिससे वो दिशा सही बात है। देखिए आप क्या ना, एक बोतल लीजिए, एक बोतल में पानी भरिए। अब पानी भरने के बाद आप क्या करिए? या आपने पानी भर दिया इसमें, और पानी भरने के बाद आप उसे क्या बोलते हैं, लाइट में लेके जाइए। जैसी लाइट में लेके जाएंगे, तो जब लाइट इससे पास होगा इधर से इधर, इनके अंदर जो भी पार्टिकल होगा ना, ऐसे दिख जाता है जब ऊपर करते तो, है ना, बल्ब के सामने। तो इसका आंसर तीसरा सही है। इसके कणों को यदि छोड़ दिया जाए तो नीचे नहीं बैठते। बात भी सही है, घूमते रहते हैं। अगर बैठ जाते तब वो लाइट में नहीं दिखते। इनके कणों को निस्पंदन की प्रक्रिया से अलग किया जा सकता है? नहीं, निस्पंदन की प्रक्रिया से अलग नहीं कर सकते हैं। इसका आपका आंसर होगा पहला और पांचवा। ये दोनों क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। ठीक है, निस्पंदन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन। तो क्या हम इसे छान सकते हैं? जी नहीं, छान सकते। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको हम लोग? फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते, है ना? अगला सवाल, मानव फेफड़ों में गैस विनिमय का प्राथमिक स्थल कौन सा है? एल्वेली। कौन सा है? एल्वेली। आपने देखा भी होगा, जब ये क्या होता है, ये ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया से जब जाता है ब्रोंचकाई में, ठीक है, और ब्रोंचकाई से एक छोटे छोटे ब्रोंक्योलिस बन जाते हैं ऐसे ऐसे, और इसमें क्या लगा होता है? एल्वेली। ऐसे ऐसे क्या होता है? एल्वेली। क्या होता है ये? एल्वेली होता है। क्या होता है? इसी में ऑक्सीजन भरा होता है इसे, और ऐसे मिला तो क्या बन गया? एक फेफड़ा बन गया, है ना? ये क्या? एल्वेली। अगला सवाल, निम्नलिखित विलयनों पर विचार करें। चलिए विचार करते हैं जरा। नमक का विलयन। आप तो पूछा गया कि कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। टिंडल प्रभाव का मतलब होता है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या करेगा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट।
जब हम लाइट में लेके जाएंगे तो लाइट से क्या होगा, पार्टिकल जो तो लाइट को डिफ्लेक्ट कर देगा और वो विजिबल हो जाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो कौन कौन है टिंडल इफेक्ट को शो करेगा, शो करेगा। नमक का विलयन कभी नहीं करेगा, ऐसा घुल जाएगा पता नहीं चलेगा। दूध, बताइए जरा, दूध टिंडल इफेक्ट को शो करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है, बिल्कुल करेगा, मिल्क करता है ना। कॉपर सल्फेट का विलयन नहीं करेगा। स्टार्च का विलयन, हाँ ये तो खूब करेगा। तो दूसरा और चौथा आपको क्या करेगा, टिंडल इफेक्ट को शो करेगा। अगला सवाल, श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? देखिए, तो रेस्पिरेट हमें गलत ढूंढना है। पहला है, मस्तिष्क, डायफ्राम और छाती की मांसपेशियों को संकेत भेजकर श्वसन की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं, ये सही बात है। रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की उच्च स्तर श्वसन दर को बढ़ा देता है, क्योंकि जितना ज्यादा आप में क्या होगा, CO2 होगा, उतना जल्दी जल्दी सांस लेगा है, वो तो आपके काम के लायक नहीं है ना, तो वो आपको उसको निकालने की कोशिश करेंगे और ऑक्सीजन अंदर लेंगे, ये भी सही बात है। रक्त में ऑक्सीजन के स्तर श्वसन दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पड़ता है जी, ये गलत है। आपको याद है 2020 और 21 जो कोरोना हुआ था, जब ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था तो क्या हो गया था, श्वसन दर बढ़ गया था। बात एक ही है, ऑक्सीजन लेवल कम होना यानी CO2 का बढ़ जाना, तो क्या होगा, श्वसन दर बढ़ा देता है। मेडुला ओब्लांगाटा मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो श्वसन को नियंत्रित करता है, सही बात है। तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका सी। रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रदर्शित प्रयोग से निम्नलिखित में से किसकी खोज हुई थी? परमाणु के नाभिक का खोज किया था उन्होंने। किसका खोज किया था? नाभिक का खोज किया था रदरफोर्ड ने, तो ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने परमाणु नाभिक में न्यूट्रॉन की मौजूदगी के बारे में बताया था? न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किया था। कब किया था? 1932 में, 1932 में किया था। अगला, किसी तरल, अच्छा, जे थॉमसन और गोल्डस्टीन किसका किए थे, आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। किसी तरल पदार्थ का तापमान बढ़ने पर उसके पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर टेम्परेचर, अगर आपको टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो सरफेस टेंशन घट जाएगा, क्योंकि उसमें फोर्स क्या होगा, फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, और जैसे फोर्स बढ़ जाए मतलब जो उसका सरफेस टेंशन क्या होगा, घट जाएगा। पृष्ठ तनाव क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, आइए अगला सवाल, सूची 1 को सूची 2 से क्या करिए, सुमेलित करिए। चलिए सुमेलित करते हैं। विटामिन है, उसका रासायनिक नाम बताना है। ठीक है, आइए, विटामिन B1, B1 का क्या नाम है? थायमीन। B2, B2 का नाम क्या है, जल्दी जल्दी बताइए। B2 का नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। B6, B6 का नाम क्या है? पायरेडिक्सिन। B12 का साइनोकोबाल्मिन। चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, आंसर क्या हो गया इसका? बी। अगला है, निम्न में से कौन सी उच्च श्यानता वाले द्रव की मुख्य विशेषता है? उच्च श्यानता, श्यानता का मतलब विस्कोसिटी, यानी क्या बताना है? हाई विस्कोसिटी किसका है? हाई विस्कोसिटी, क्या बताना है? हाई विस्कोसिटी। ठीक है, हाई विस्कोसिटी किसकी है? अब देखिए, यह आसानी से और तेजी से प्रवाहित होता है। जिसका विस्कोसिटी ज्यादा होगा वो तेजी से प्रवाह नहीं होगा। विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन।
जो जितना ज्यादा गाढ़ा होगा वो उसकी उतनी ज्यादा विस्कस होगी, यानी उसकी ज्यादा उतनी उच्च श्यानता होगा। अब बताइए, ज्यादा गाढ़ा रहेगा तो जल्दी से फ्लो होगा नहीं ना होगा जी। तो पहला क्या है, गलत है। ठीक है, दूसरा, इसके अणुओं में कमजोर आणविक बल होता है, अंतर आणविक बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन ज्यादा होता है, ये भी गलत है। यह प्रवाह का विरोध करता है तो इसकी संरचना गाढ़ी होती, सही बात है, अभी तो हमने बोल रहे हैं। इसका घनत्व क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल, फिर से कह रहा हूं मिलान करने के लिए, मिलान करते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करते हैं। विकार विशेषताएं, इंसोन इंसोनिया इंसो इंसोनिया, ठीक है, इंसोनिया का जो है नींद नींद आने या सोते समय कठिनाई जो होती है उसे विकार क्या बोलते हैं, इंसोनिया। एनोरेक्सिया नॉर्वेसा, ठीक है, इसका क्या होगा, ये आपका जो है प्रतिबंधित भोजन या कम वजन होना और वजन का बढ़ने का डर, इसे बोलते हैं। ठीक है, अगला है ओबेसिटी, अत्यधिक कैलोरी का सेवन, कूट ठुष्टू से जो खा लेता है। डिप्रेशन, डिप्रेशन क्या होता है जी, जिससे मानसिक विकार क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो संतुलन से जुड़ा मानसिक स्वास्थ्य का विकार होता है, इसे क्या बोलते हैं, डिप्रेशन। सुनने ही खूब सुने होंगे ना, पहला का तीसरा, बी का दूसरा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग, 5-6 सवाल और है ना। अगला है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में एक ही तत्व के परमाणु के बारे में उनकी धारणाओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत जो एक ही तत्व के परमाणु के बारे में उनके द्रव्यमान अलग अलग होते, तो नहीं, कहता है कि एक ही तत्व के जो परमाणु है उनके द्रव्यमान और रासायनिक गुण एक समान होगा। तो उनके द्रव्यमान, आकार और रासायनिक गुण क्या होगा, आपस में एक समान होगा, यही कहता है। अगर डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल है तो डिफरेंट होगा, है ना। अगला, टेनिसिस एक परजीवी कृमि के कारण होने वाली बीमारी है, इस बीमारी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। यह टीनिया प्रजाति के कारण होता है तथा अधपके सुअर या गाय के मांस के सेवन से होता है, बिल्कुल सही बात है। ये जो टीनियसिस जो होती है ये किससे बीमारी होती है, ये टीनिया प्रजाति कारण होता है, ये अधपके सुअर या गाय के मांस खाने से होता है। हम लोग इसे नहीं खाते हैं सब चीजें, इसलिए हम लोग को टेंशन नहीं लेना है। आइए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह बताता है कि स्थिर तापमान पर गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बॉयल का नियम कहता है, किसा कहता है, डायरेक्ट डेफिनेशन लिखा हुआ है। बॉयल का नियम कहता है कि स्थिर तापमान पर गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, रेसिप्रोकल होता है। क्या उसको बोलेंगे हम लोग, रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, आइए अगला सवाल है, कथन और कारण। डीएनए द्विरजक होता है जबकि आरएनए एकुल रजक होता है। डीएनए क्या होता है, द्विरजक होता है जबकि आरएनए एकुल रजक, बिल्कुल सही बात है। डीएनए ऐसे ऐसे होता है ना जी, आपने देखा होगा ऐसे ऐसे। आरएनए क्या होता है, इसका आधा काट दो, सही बात है। आरएनए में डी ऑक्सीराइबोस शर्करा और थाइमिन होता है, नहीं जी गलत बात है। ठीक है, ये गलत बात है क्योंकि आरएनए का जो होता है राइबोस शुगर और यूरेलिस होता है। ठीक है, तो ये गलत बात है, यानी कि ए सही है और आर क्या है, असत्य है। अगला सवाल, लसिका ग्रंथियों का प्राथमिक कार्य क्या है। देखो लसिका ग्रंथि जो होती है ना, ये रोगजनक को फिल्टर करता है और ट्रैप करता है, यानी कि कौन कौन से रोगजनक को फिल्टर करता है उसे क्या करता है, ट्रैप करता है, उसे खींच लेता है। प्रोटीन संश्लेषण के दौरान
निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए अमीनो एसिड का राइबोसोम तक लेके जाता है? देखिए, लेके जाने वाला काम कौन करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। कौन करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। तो टी से क्या हो गया? ट्रांसपोर्ट, यानी टी आरएनए। क्या बोलेंगे? टी आरएनए। ठीक है, इसे ट्रांसफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसफर आरएनए। ये क्या है? ये एम आरएनए, मैसेंजर आरएनए, और ये क्या है? आर आरएनए। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए। लास्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो इनकी जो प्राथमिक भूमिका ही होती है कि कोशिका के क्षति को रोकता है, और जो उनके जो चयापचय जो होता है, जिस समय मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी, क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में? मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी के दौरान फ्री रेडिकल्स के बेअसर को करता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है जी? कोशिका क्षति को रोकता है। ऑप्शन नंबर डी। कोशिका क्षति को रोकने के लिए क्या होता है? जब मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी के दौरान उत्पादित फ्री रेडिकल्स को बेअसर करता है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये थे केजीएस के पूरा एक सेट। हम फिर मिलेंगे अगले में नेक्स्ट सेट के साथ। अपना ध्यान रखिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।